हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, मैं कल यानी कि 4 नवंबर की करंट अफेयर कुछ काम होने की वजह से अपलोड नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 और 5 नवंबर की टॉप 10 करंट अफेयर। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक ऐड किया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन की गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला, गैस्ट्रोनॉमी मतलब होता है पाक कला श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ जो है गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उसकी पाक कला विरासत के लिए सम्मान मिला है। दोस्तों यह पाक कला विरासत के लिए सम्मान मिला है, ये आपको याद रखना है। तो क्या हुआ है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2025 यानी कि 31 अक्टूबर 2025 को विश्व शहर दिवस के दिन को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन में गेस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है। किस श्रेणी में शामिल किया गया आपको याद रखना है, गेस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक, इस लिस्ट में शामिल होना लखनऊ की अवधी व्यंजन परंपरा यानी कि कबाब, बिरयानी या टुंडे कबाब को विश्व स्तर पर प्रमाणित करता है। बात करें दोस्तों जो पहला शहर है गेस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला, तो आपको याद रखना है हैदराबाद है। ठीक, हैदराबाद जो है पहला शहर है इस श्रेणी में शामिल होने वाला। और दोस्तों बात करें तो कुल जो है यूसीसीएन शहर भारत में कितने हैं, तो आपको याद रखना है 5 शहर हैं। ठीक, तो ये पांचों शहर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई जो है इस श्रेणी में शामिल हुआ है, किस श्रेणी में, फिल्म उद्योग में। ठीक, वही बात करें चेन्नई जो है, चेन्नई म्यूजिक की श्रेणी में शामिल हुआ है यूसीसीएन में। और वही वाराणसी जो है क्राफ्ट के श्रेणी में शामिल हुआ है। और हैदराबाद और लखनऊ जो है वो गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के। ठीक, तो ये सारे नाम भी आपको याद रखना है, ये 5 नाम है। ठीक, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, तो ये आप सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति पाल बिया। दोस्तों ये इनका नाम है पाल बिया, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। किस देश के हैं जिन्होंने 92 साल की उम्र में फिर से चुनाव जीता है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमरून। कैमरून के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 92 साल की उम्र में अभी अक्टूबर में चुनाव जीता है। ठीक, और यह सबसे दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। कैमरून के राष्ट्रपति पाल बिया 92 साल की उम्र में 8वीं बार चुने गए हैं। कौन सी बार, 8वीं बार ये चुने गए हैं राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, 8वीं बार चुने गए हैं। वे 1982 से लगातार देश के राष्ट्रपति हैं। कब से वो लगातार, ये दोस्तों 1982 से कैमरून देश के जो हैं लगातार राष्ट्रपति हैं और लगातार 43 वर्ष से सत्ता में बने हुए हैं। तो ये हैं दोस्तों पाल बिया, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। दोस्तों अभी अक्टूबर 2025 के चुनाव में उन्होंने 53.66% वोट हासिल किए हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल जो है 7 वर्षों का है, जिसमें वह लगभग 99 वर्ष तक की आयु तक सत्ता में रह सकते हैं। ठीक, तो यही आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये सबसे उम्र के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको याद रखना है पाल बिया। और ये किस देश के हैं, कैमरून देश के हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात हो रही है दोस्तों कैमरून की, तो आइए कैमरून देश के बारे में कुछ आपको बात बता देता हूँ। कैमरून आधिकारिक तौर पर अफ्रीका के केंद्रीय पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।
तो ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो राजधानी है वो है याओउंडे। इसकी राजधानी है याओउंडे। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों, मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं जोसेफ नगुते। जोसेफ नगुते जो हैं यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति तो मैंने अभी आपको बताया, पॉल बिया जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और बात करें कैमरून देश के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है नाइजीरिया है, चाड है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबॉन और कांगो गणराज्य जो है कैमरून के पड़ोसी देश हैं। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर सक्सेना। समीर सक्सेना है, इन्होंने जो है दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। ये हैं दोस्तों समीर सक्सेना, फोटो में इनकी फोटो आप देख सकते हैं। ठीक, आइए तो मैं इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने 31 अक्टूबर 2025 को नौसेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास का स्थान लिया है। तो किसका स्थान लिया है इन्होंने? वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास का स्थान लिया है। समीर सक्सेना 1989 को भारतीय सेना में शामिल हुए थे। ये कब शामिल हुए भारतीय सेना में दोस्तों? तो आपको याद रखना है 1989 में। और दोस्तों जो समीर सक्सेना जी हैं, ये वाइस एडमिरल समीर सक्सेना है, वो जो नौवहन और निर्देशन क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगेवा से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इस अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगेवा से सम्मानित किया गया है। ठीक, कहाँ कहाँ का यह है दोस्तों? आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट, इनको क्यों यह अवार्ड दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगेवा से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान के साथ उन्हें दोस्तों सिल्ला साम्राज्य के स्वर्ण मुकुट की एक प्रतिकृति भी भेंट की गई है। ये दोस्तों यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं स्वर्ण मुकुट, इनको यह भी इन्हें भेंट की गई है। यह सम्मान उन्हें शांति दूत की भूमिका निभाने के लिए दिया गया है, विशेष रूप से उत्तर कोरिया के साथ उनके पूर्व संवाद प्रयासों के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया है। ठीक, कहाँ का अवार्ड है आपको याद रखना है? दक्षिण कोरिया का, और इसका नाम भी आपको याद रखना है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगेवा। ठीक, इसका नाम है। और इस सम्मान के साथ इन्हें दोस्तों सिल्ला साम्राज्य के स्वर्ण मुकुट की प्रतिकृति भी भेंट की गई है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ये दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इनको भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, यही जो है भारत के 53वें CJI बने हैं। ठीक है, 53वें CJI बने हैं।
वे 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और मौजूदा सीजेआई जस्टिस बी आर गवई। तो दोस्तों आपको याद रखना है 52वें जो सीजेआई हैं वो हैं जस्टिस बी आर गवई। इन्होंने उनकी जगह ली है, जिनका जो कार्यकाल है दोस्तों 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक। तो दोस्तों आपको याद रखना है किस अनुच्छेद के तहत सीजीआई की नियुक्ति होती है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 124(2) के तहत यह नियुक्ति सीजीआई की नियुक्ति होती है। आइए दोस्तों जानते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कोई बताएगा नहीं आपको। मैंने ये बहुत ढूंढ के मैंने ये बनाया है, तो इसको जरूर नोट करिएगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य यानी कि आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको याद रखना है यतो धर्मस्ततो जयः। ठीक। ये इसका आदर्श वाक्य है। ब्रिटिश भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपको याद रखना है सर मॉरिस लिनफोर्ड ग्वालियर। ठीक। ये जो है ब्रिटिश भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वही बात करें दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के द्वितीय मुख्य न्यायाधीश हैं कौन थे, तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति एम पतंजलि शास्त्री जो है ये भारत के द्वितीय मुख्य न्यायाधीश थे। बात करें दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, किस न्यायमूर्ति का रहा है, तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, और ये भारत के 16वें जो थे न्यायाधीश थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो आपको याद रखना 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक इनका कार्यकाल रहा था, जो सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक। बात करें दोस्तों सबसे छोटा कार्यकाल किस न्यायमूर्ति का रहा है, तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। इनका दोस्तों कार्यकाल जो है 17 दिन का ही सिर्फ रहा था। ठीक। बात करें दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी जो है वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक। बात करें दोस्तों अनुसूचित जात के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, आपको याद रखना है न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण। ठीक। ये जो है अनुसूचित जात के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बात करें दोस्तों पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हाल ही में चर्चा में आए चक्रवात मोन्था। दोस्तों अभी हाल ही में एक चक्रवात आया था मोन्था। मोन्था का नाम किस देश ने सुझाया है, तो आपको याद रखना है मोन्था का जो ये नाम है इससे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड ने इसका नाम जो है सुझाया है, मोन्था नाम जो है थाईलैंड ने बताया है। ठीक। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्य देशों में से एक है। ठीक। तो यह जो दोस्तों ये जो है थाईलैंड जो है उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 देशों में से एक है। ठीक। थाई भाषा में मोन्था का अर्थ होता है सुगंधित फूल या सुंदर फूल। ठीक। ये भी आपको याद रखना है कि मोन्था का अर्थ क्या होता है थाई भाषा में, सुगंधित फूल या सुंदर फूल इसका अर्थ होता है थाई भाषा में। बात हो रही दोस्तों थाईलैंड की, तो आइए थाईलैंड के बारे में कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। थाईलैंड का दोस्तों आधिकारिक नाम है किंगडम ऑफ थाईलैंड। यहाँ की दोस्तों जो राजधानी है वो है बैंकॉक, या इसकी राजधानी है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है थाई बाहत। थाई बाहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है। यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है अनुतिन चार्न विराकुल। प्रधानमंत्री यहाँ के जो वर्तमान है ये है अनुतिन चार्न विराकुल जो है यहाँ के वर्तमान थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष यानी कि यहाँ के जो राजा हैं वो है महावजीरा लोंगकोर्न जो है यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या राजा हैं थाईलैंड के वर्तमान।
थाईलैंड के पड़ोसी देश दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया जो है थाईलैंड के पड़ोसी देश हैं। और थाईलैंड की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको याद रखना है चाओ फ्रेया नदी जो है थाईलैंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो दोस्तों अभी जो 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं इलम पार्थी एआर। इलम पार्थी एआर जो हैं ये भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इलम पार्थी एआर ने रिल्टन कप 2024-25 के दौरान 2500 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार किया है। ठीक, तो दोस्तों ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 एलो रेटिंग होनी चाहिए। ठीक, ये आपको याद रखना है, ग्रैंड मास्टर तभी बन सकते हैं। और ये दोस्तों इनकी आप फोटो देख सकते हैं, ये 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ये चेन्नई से हैं। ठीक, चेन्नई से हैं और ये 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं। और यह जो ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है वो फिडे द्वारा दिया जाता है। ठीक, फिडे द्वारा यह दिया जाता है। बात हो रही दोस्तों ग्रैंड मास्टर, तो आइए बता देता हूँ ग्रैंड मास्टर होता क्या है। ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन यानी कि फिडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। विश्व चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों 90वें जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है इलम पार्थी एआर। और आपको ये भी याद रखना है ये चेन्नई से हैं और 16 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं। ठीक, बात हो रही दोस्तों ग्रैंड मास्टर की, तो आइए मैं ग्रैंड मास्टर की कुछ लिस्ट आपको बता देता हूँ, ये भी आपको नोट कर लेना है। अभी मैंने बताया 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इलम पार्थी एआर जो है 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बात करें जो 89वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको याद रखना है एस रोहित कृष्णा जो है ये 89वें ग्रैंड मास्टर हैं। बात करें 88वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको याद रखना है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है 88वें ग्रैंड मास्टर बनी थी। 87वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको याद रखना है हरि कृष्णन ए रा। ये जो है 87वें ग्रैंड मास्टर हैं। वही बात करें 86वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको याद रखना है एल आर श्री हरि। एल आर श्री हरि जो है ये 86वें ग्रैंड मास्टर है। बात करें दोस्तों 85वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आपको याद रखना है पी श्याम निखिल जो 85वें ग्रैंड मास्टर थे। और 84वें ग्रैंड मास्टर आर वैशाली जो है ये 84वें ग्रैंड मास्टर थे। ठीक, तो ये भी आपको ये लिस्ट नोट कर लेना है, नहीं तो दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं केन विलियमसन। इन्होंने T20 यानी कि T20 इंटरनेशनल से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ठीक, इन्होंने संन्यास ले लिया है T20 इंटरनेशनल से। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट। ये दोस्तों आप काट दीजिएगा, ये मैंने चेंज नहीं किया इसके लिए सॉरी। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रहे हैं। वह टेस्ट और वनडे फॉर्मेट खेलते रहेंगे और T20 से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक, विलियमसन ने आखिरी बार 2024 के T20 वर्ल्ड कप में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। तो इन्होंने आखिरी बार कब खेला था, T20 वर्ल्ड कप में खेला था 2024 में। ठीक, इन्होंने 2011 में इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था। तो इन्होंने मतलब T20 में कब डेब्यू किया था, आपको याद रखना है 2011 में डेब्यू किया था। और इन्होंने 93 T20 मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 75 मैचों में इन्होंने कप्तानी की। तो इन्होंने दोस्तों कुल 93 मैच खेले हैं। ठीक, और जिसमें 75 जो है मैचों में इन्होंने कप्तानी की है, कप्तान रह चुके हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है इनसे संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है?
तो दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस आपको याद रखना है 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक? 1 नवंबर को हर साल विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको। विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेगन डे हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है और यह किस उद्देश्य से मनाया जाता है आपको याद रखना है, लोगों को शाकाहार यानी कि वेगनिज़्म अपनाने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण संरक्षण, पशु अधिकारों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना इसका इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। यह दिन विश्व शाकाहारी माह की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो दोस्तों इसी दिन विश्व शाकाहारी माह की शुरुआत होती है 1 नवंबर से। और बात करें दोस्तों इस दिन की शुरुआत कब हुई थी तो 1994 में हुई थी। यूनाइटेड किंगडम की वेगन सोसाइटी की तत्कालीन अध्यक्ष लुईस वॉलिस ने इसकी शुरुआत की थी 1994 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक? बढ़ते हैं दोस्तों अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट सिटी इस स्मार्ट कार्ड अभियान शुरू किया है, ठीक? आइए इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। नवंबर 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है आपको याद रखना है, रेखा गुप्ता है, ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है, ठीक? यह योजना महिला और ट्रांसजेंडर यात्रियों को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा देती है। यह दोस्तों यह योजना जो है महिलाओं ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए है। यह कार्ड पिंक पेपर टिकट की जगह लेता है और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी के तहत काम करता है। तो यह किसके तहत काम करता है आपको याद रखना है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी के तहत काम करता है। तो इसमें दोस्तों क्या आपको याद रखना है, जो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है वो किस सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो नई दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। और यह दोस्तों महिलाओं ट्रांसजेंडर यात्रियों को डीटीटी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, ठीक? और यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी के तहत काम करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की क्लास 4 और 5 नवंबर के टॉप 10 करंट अफेयर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत, मेरी वीडियो क्वालिटी, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।